ये अनीश जी के पास चलते हैं। अनीश जी, ये भाषा अटक दल, लटक दल, मटक दल, खटक दल, ये कहाँ कहाँ से जुमला खोज करके तुकबंदी करता है। अब यही आपका आप अपने प्रधानमंत्री से यही कुछ सुनना चाहते हैं? आखिर इनकी इनकी इतनी बौखलाहट क्यों है? और लठ बंधन, ठग बंधन, हट बंधन, माने ये कहाँ कहाँ से ये सब आप लोगों ने उनको सिखा दिया है बिहार में ले आकर के? आपकी टिप्पणी, आखिर ये क्यों इतना बौखलाए हुए हैं? तिवारी जी, ये सब वो गुजरात से सीख के आए हैं। गुजरात में वो काफी कुछ ये धंधा करते थे। बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह है, एक तो उसकी राजनीतिक वजह है, जिसके बारे में आशीष रंजन जी ने इशारा किया। बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह है, और भारतीय जनता पार्टी को अब तक ये फेस नहीं करना पड़ा था किसी भी चुनाव में, कि अब तक वो राजद को या तेजस्वी को घेरा करते थे जंगल राज के नाम पर, मुसलमानों के तुष्टिकरण के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर। ठीक है, पहली बार महागठबंधन ने एक आर्थिक कार्यक्रम पेश किया और इसका जवाब वो नहीं ढूंढ पा रहे। जैसे देखिए, उसने जो वर्ल्ड बैंक के पैसे से जो जीविका दीदी लोगों का 2006 में जो शुरू हुआ, और इसने नीतीश कुमार को कंस्टिट्यूएंसी एक बनाने में मदद की। महागठबंधन की तरफ से कहा गया कि उसकी सैलरी हम 30,000 रुपए करेंगे। उसने स्कीम वर्कर्स से जितने, उनकी तनख्वाह काफी बढ़ा दी। स्कीम वर्कर्स ने इसके लिए काफी आंदोलन किया। नीतीश कुमार ने थोड़े से पैसे बढ़ा लिए, उसको लेके घोषणा की। और सबसे जो बड़ी घोषणा की, जो ये कहें कि जिसने बम पटका महागठबंधन ने, वो ये था कि उसने कहा कि हम हर घर से, जिसमें सरकारी नौकरी नहीं है, हम सरकारी नौकरी देने की बात करें। ये मोदी जी में बौखलाहट बाद में आई है। आप अंग्रेजी अखबारों, पूंजीपतियों के द्वारा जो अखबार निकलते हैं, आप गोयनका का अखबार देखिए या बिरला का अखबार देखिए, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, जिस तरह से अंग्रेजी अखबार ने एक कहें कि बहुत ही लो बिलो द बेल्ट जाके महागठबंधन के आर्थिक कार्यक्रम का मजाक उड़ाया। ये बौखलाहट दरअसल पूंजीपति वर्ग का की बौखलाहट है कि हम भारत में, अब देखिए आपको हंसी आएगी। हिंदुस्तान टाइम्स का एक एडिटोरियल कहता है कि अगर ये महागठबंधन सबको सरकारी नौकरी दे देगा तो प्राइवेट सेक्टर के लिए आदमी कहां बचेगा नौकरी करने के लिए। और उसने एक डेटा दिया कि 12.9% यहाँ ग्रेजुएट है, सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर कहाँ जाएगा। ये वही तर्क है जो एक जमाने में दरभंगा महाराज दिया करते थे कि अगर पिछड़े दलितों के बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तो हमारे खेतों में नौकरी कौन करेगा। तो ये नरेंद्र मोदी की बौखलाहट दरअसल वहां से उपजी हुई है। क्योंकि एक बात जानिए, मान लीजिए कि महागठबंधन आता है, वो रिसोर्सेस के लिए बात करेगा, सेंटर से झगड़ा बढ़ेगा, और ये झगड़ा राज्यों को फिर आगे जाके पूरे पूंजीपति वर्ग के खिलाफ टर्न कर सकता है। और उसके सबसे विश्वस्त सहयोगी, विश्वस्त प्रतिनिधि होने के नाते नरेंद्र मोदी का ये जो गुस्सा, ये बौखलाहट, ये बेचैनी, ये छटपटाहट इसी वजह से है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। अगर वो इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे तो उनके पास जाहिर है कि जिस नियो लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, मतलब पूंजीपतियों को सब्सिडी दी जाए, ये महागठबंधन या गरीबों को ये फायदा पहुंचाने वाली कौन सी नीति है। तो बौखलाहट की मुख्य वजह ये है, और इसीलिए आप देखिए कि ये उसको ठग बंधन कर रहा है, जो भी भाषा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तिवारी, ये जानिए, पिछले 2 दिनों में जिस तरह से स्थिति बदली है, अगर जो जिसकी तरफ आशीष जी ने इशारा भी किया, एक तो राजनीतिक मतभेद है, और जैसे जैसे ये उनके अंतर्विरोध और बढ़ाएगा, उसकी मुख्य वजह यही है। जी, और एक बार अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, ये बौखलाहट जाहिर सी बात है कि ये जो कारपोरेट पूंजीवाद है वो अपने आप को फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से हम देखें कि यूपीए सरकार में कम्युनिस्टों का एक बड़ा भाग निकल करके सामने आया था, और जाहिर सी बात है कि ये अगर घबराते हैं किसी से तो ये कम्युनिस्टों से घबराते हैं। और यहाँ पर भी ये जिस तरीके का गठबंधन बना है उसमें कम्युनिस्टों की संख्या चाहे जितनी हो, लेकिन भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यह तो इनका आर्थिक जो इन्होंने अपना प्रोग्राम पेश किया है उससे दिखाई पड़ रहा है। अभी अभी अनीश जी ने कहा
कि उनका संकट वही है कि जब ये सबको नौकरी दे देंगे तो उनके यहाँ काम करने जाएगा। अरे तुम्हारे प्राइवेट की जरूरत क्या है? देश का राष्ट्रीयकरण करो। सरकारें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही हैं, इसलिए तो तुम ये तुम्हारे पाले में ये तुम्हारे खाके में अपना सबको भेज दिया जाता है कि आप उनका भरपूर तरीके से शोषण कीजिए, दोहन कीजिए। इस शोषण का अंत हो जाएगा, वो शोषण नहीं कर पाएंगे, यही इनकी मजबूरी है। जो उनका आधार बना हुआ है उनको उनके लिए खाद पानी दे। क्या यही तो नहीं है उनके बौखलाहट की चिंता कि अब उनके नीचे से जमीन खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है उनके झूठ तंत्र का? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और हमारे पूर्व के साथी आशीष जी और अनीश जी ने भी उन परिस्थितियों की माकूल व्याख्या की है कि वे क्या परिस्थितियां हैं जिसके कारण वह आदमी प्रधानमंत्री होकर के वह इस तरह की भाषा बोलने के लिए विवश हो जाता है। मेरा कल वे कर्पूरी ग्राम में आए हुए थे। मेरा घर जो पैतृक घर होता है वह उसी की बगल में है, कर्पूरी ग्राम की बगल में ही, जिसका पहले नाम जिसका पितौजिया हुआ करता था, बाद में बदल करके उसका नाम कर्पूरी ग्राम कर दिया गया। वहाँ पर भी उन्होंने जिस तरह की बातें कही कि पहले वो कहा करते थे कि पकौड़ा तल लो, और व्यंग्य में मैंने कई जगह देखा है, आपने भी देखा होगा कि व्यंग्य में जो बेरोजगार नवयुवक हैं वे लोग अपनी चाय की दुकान पर और जूस की दुकान पर, मैंने देखा है, मैं जहाँ पर पहले रहता था, अनीश जी जानते हैं, मुन्ना चक उस जगह का नाम है, वहाँ पर एक जूस की दुकान है, MBA जूस की दुकान। मैं पूर्णिया से लौट रहा था तो वहाँ पर मैंने एक दुकान चाय की देखी, मैंने वहाँ चाय पी भी, हुआ था BA पास चाय की दुकान। तो यह व्यंग्य है, यह व्यवस्था पर व्यंग्य है, और इस बात को वह समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह लोग हमारा मजाक बना रहे हैं और लोगों की क्या स्थिति है। कल उन्होंने क्या बात कही पितौजिया में आकर के कि अभी रोजगार की बातें बिहार के चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा के रूप में उभर रही है। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले कहा था पकौड़ा तल लेना, और इस बार कहा है कि रील बना लेना, कि एक कप चाय के हम चाय वाला चाय की कीमत में, यही उन्होंने कहा है कि चाय वाला चाय की कीमत में 1 GB डाटा दे रहा है, यही उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि रील बना करके तो कमा लेना। मतलब उसके 2 उद्देश्य हैं उनके कहने के। एक यह है कि वे कोई रोजगार की व्यवस्था कर सकने में असमर्थ हैं, या उनके पास कोई आगामी योजना नहीं है कि वे रोजगार की व्यवस्था कर सकें। इसके लिए वे दूसरी बातें करते हैं। दूसरी बात यह भी है कि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। मेरे घर में चुनाव हो रहा था समस्तीपुर में, तो मेरी पत्नी ने उससे पूछा, चुनाव करने वाले से कुछ कहा उसने इसी तरह का, तो उसने कहा कि हम जानते हैं ना, व्हाट्सएप पर हम पढ़े। मैंने वह इस तरह की बात थी कि जवाहरलाल नेहरू मुसलमान है, हिंदुस्तान 99 साल के लिए आजाद हुआ, वगैरह वगैरह जो बात है कि इसी तरह की बात, मुझे काफी दिन हो गए हैं, वह बात अभी याद नहीं है, लेकिन इसी तरह की बात कि मोबाइल पर पढ़े हैं ना, मोबाइल पर आया है। मेरी बगल में हम लोग एक धरना पर बैठे हुए थे, और मेरी बगल में आकर के एक लड़की बैठी और उसने मुझसे पूछा, अनीश जी भी उस जगह थे, अनीश जी से मैंने वह शेयर नहीं किया है, कि उस लड़की ने पूछा कि आप लोग क्यों धरना पर बैठे हुए हैं। तो हमने जिस बात के लिए धरना वह था वह बात कही, तो यह करने से क्या होगा, तो मैंने कहा कि तो इसी तरह चलने दिया जाए। तो उसने कहा, उस महिला ने कहा, उस लड़की ने कहा कि यह देश तो 99 साल के लिए ही आजाद हुआ है,
तो तक खत्म हो जाएगा, तो ऐसे ही धरना प्रदर्शन करने से क्या होगा? ये सच्ची बात है। यह बुद्धा स्मृति पार्क के आगे की बात है। तो मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम हो गया कि 199 साल के लिए? हमको तो मालूम ही नहीं है। तो कहा कि है ना हुआ। हमने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह होगा ना, सिग्नेचर वगैरह दोनों तरफ का, कि 99 साल के लिए ही। तो उसने अपने मोबाइल वगैरह में कुछ खोजा, कुछ किसी किसी को फोन वगैरह किया, और इसके बाद थोड़ी देर के बाद 10-12 मिनट के बाद उठ करके वहां से चली गई। तो इसलिए कि लोग इस इन बातों में फंसे हुए रहे, इसलिए भी प्रधानमंत्री ने वह बात कही कि चाय की कीमत में हम 1 GB डाटा दे रहे हैं, लड़के रील बना रहे हैं ना, कमा रहे हैं ना, कौन कितना कमाता है यह सबको पता है। कि 2-4 लोग अगर देश में कमा भी लेते हैं तो बाकी लोग उसके पीछे पागल बने हुए रहते हैं, और क्या कमाते हैं, 1000 रुपया भी कमा पाते हैं महीना में भरनी सड़क पर घूम करके कि नहीं, यह उनको पता है। कि दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर्पूरी ग्राम से की। भाजपा का कर्पूरी ठाकुर या कर्पूरी ठाकुर के समाजवादी धारा से कोई रिश्ता नहीं रहा है। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी रहे हैं, वे सांप्रदायिक नहीं रहे हैं। और कर्पूरी ठाकुर की जो सादगी थी, कि मैं चूंकि उस इलाके का हूं, हम लोगों के हुए MLA हुआ करते थे, इसलिए बहुत सारी बातें मैं उनके बारे में जानता हूं कि वे पहुंचते थे गांव में, और किसी गरीब के, किसी वंचित समुदाय के दरवाजे पर बैठ जाते थे, खटिया पर बैठ जाते थे, और वहीं अमरूद के का एक दातुन तोड़ करके अमरूद कर दातुन कर लेते थे, और वहीं पर उससे कुछ मांग करके जो उसके घर में होता था वह तो खा लिया करते थे। तो इस तरह का उनका व्यवहार और उनका चरित्र था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए नहीं था, मैं यह कह रहा हूं कि वे अपना सामान्यीकरण करते थे, और इस सामान्यीकरण के कारण लोग उनके पीछे, जो दलित गरीब गुरबे लोग थे, वे उनके पीछे उमड़ते थे। दूसरी बात वहीं पर यह भी है कि जब उनके समय में आरक्षण लागू हुआ, उस समय के सारे लोग इस बात के गवाह होंगे कि उनके समय में जब आरक्षण लागू हुआ था, तो जिस सवर्ण भाजपा के आज मुख्य रूप से वोटर हैं, मुख्य रूप से जो वोटर हैं, वे लोग उन लोगों के कर्पूरी ठाकुर के विरोधी हो गए थे। इस कंट्राडिक्शन को याद रखने की जरूरत है। और आज दलितों को, वंचितों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वह प्रधानमंत्री उनके गांव से अपनी चुनावी यात्रा स्टार्ट करते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे इस तरह के शोध हैं, और इसके लिए ऑर्थर का एक सिद्धांत कहा जाता है इकोनॉमिक्स में, जिसमें कहा जाता है कि बेरोजगारी अगर 1%, ऑर्थर ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि बेरोजगारी अगर 1% कम हो जाती है तो GDP में 2 से 3% की वृद्धि होती है। यह गौर करने की बात है। इसके बावजूद जो पूंजीपति सरकारें हैं, उनकी बातों को तो छोड़ दीजिए, जो सारी सरकारें अभी लगभग पूंजीवादी ही हैं। अपने देश की अगर बात करें तो थोड़ी सी भी अगर 1% भी वृद्धि अगर होती तो इतना हम लोगों का GDP है, उत्पादन बढ़ता, GDP बढ़ता। लेकिन प्रधानमंत्री को पता नहीं उनके पास कोई इकोनॉमिस्ट है भी या नहीं है, या वे किसी इकोनॉमिस्ट की बात सुनते नहीं है, या अपनी सनक में वे विभोर रहते हैं कि बादलों की ओट से वे छिप करके वहां पर आक्रमण कर देना। इस तरह के ख्याल उनके मन में पनपते और जीवित रहते हैं, और नाली के गैस से तो चाय बना लेना वगैरह वगैरह जो बातें हैं, या तो एक अद्भुत और मौलिक बातें हैं उनके दिमाग से निकलती है। तो वे
इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत हैं, जो स्थापित सिद्धांत हैं, और जिसकी काट अभी तक नहीं खोजी जा रही है। हर देश का हर पूंजीवादी देश इस तरह की बेरोजगारी को बनाए रखता है क्योंकि उसको कुछ सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाए, मगर वह इतनी बेरोजगारी नहीं बनाता है जिससे भूखमरी और कुपोषण देश में व्याप्त हो जाए। यह सरकार अर्थात भाजपा की सरकार इस देश में लगातार उस हद तक बेरोजगारी बनाए हुए है जिस हद तक लोग कुपोषण के शिकार होकर के मर जाएं, बीमारी से जूझते हुए मर जाएं, इलाज का कोई उपाय नहीं है, पढ़ाई का उपाय नहीं है, अर्थव्यवस्था रोज आपकी गिर रही है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, डॉलर के मुकाबले रुपया रोज लुढ़कता चला जा रहा है, तो वे कहेंगे क्या? इसीलिए इसी तरह की उल जलूल बातें, सनकी दिमाग की बातें वे बोलते हैं, और हम लोगों की विवशता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री बोलता है उस पर हम लोगों को चर्चा करनी पड़ जाती है कि प्रधानमंत्री बोल रहा है, उसका इफेक्ट पड़ता है जी अनिल जी अब हम चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी, हमने देखा कि पिछले दिनों एक सरकार दिल्ली में आई, उसने काफी उम्मीदें जगाई, और खास करके जो उसने मॉडल दिया, शिक्षा का मॉडल दिया, वो अपने आप में यूनिक मॉडल था। तो बिहार में भी इतना तो स्पष्ट है कि बिहार में तो अबे जा रहे हैं। क्या इनकी बौखलाहट ये लग रही है कि बिहार में तो हम जा ही रहे हैं, और जो आर्थिक मॉडल ये महागठबंधन दे रहा है, और खास करके मैं तो उसका श्रेय दूंगा कि उसमें वामपंथियों को एक लंबे अरसे के बाद एक महत्वपूर्ण भूमिका में मतलब दिखाई पड़ने का अवसर मिल रहा है। और जिस तरीके से ये प्लानिंग किया गया है, भाई सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे सकते? अपने काम तो होते हैं, सब गुजरात के आप ठेकेदार लगा करके आप यहाँ पर सब लूट का माल आप उसमें, और करोड़ों करोड़ रुपया आप सबका ब्याज माफ कर सकते हो, अपना लोन माफ कर सकते हो, तो वो सारा पैसा दे करके तो अपना रोजी रोजगार और सारे काम अपना सरकार के ही माध्यम से करावे। तो जो तंत्र पहले पंडित नेहरू ने अपने विकसित किया था कि ये संयुक्त उद्यम, तो क्या ये मोदी जी की घबराहट यही तो नहीं है कि उनका ये जो लंपट कारपोरेट पूंजीवाद है, ये सारे लोग घबरा रहे हैं, और इनका क्या उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है कि भैया अब तो आपसे संबंध नहीं हो पाएगा? आप क्या देखते हैं इनकी घबराहट का क्या रीजन हो सकता है? एक तो इमीडिएट जो आप बात कर रहे हैं, अगर वो हो जाए तो इमीडिएटली जो अदानी को 1050 एकड़ जमीन दी गई है टके के भाव, वो वापस हो जाएगा। और 14 नवंबर को अगर इनके विपरीत नतीजे आते हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। LIC को आप जानते हैं कि आम जनता की पैसा हजारों करोड़ रुपया LIC को इन्होंने दिलवा दिया था, अडानी को दिलवा दिया था LIC की तरफ से। तो इनका मॉडल यही रहा है। और बिहार में इनका मॉडल आप देखिए कि स्वास्थ्य नहीं देंगे, सरकारी अस्पताल अच्छा नहीं बनाएंगे, लेकिन इंश्योरेंस बोलेंगे कि हम दे रहे हैं, और वो इंश्योरेंस भी काम नहीं करता। आपको बता दें कि अररिया में आयुष्मान कार्ड को लेकर कोई अस्पताल में आप जाइएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये इंश्योरेंस देंगे लेकिन अस्पताल अच्छा नहीं करेंगे। ये सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन बोलेंगे कि भाई हम आपके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए हम हजारों करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, क्योंकि लोगों को पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। सभी लोग पढ़े ना पढ़ें, उनको हम कुछ ना कुछ सिखा देंगे, स्किल कर देंगे, ताकि वो मार्केट में जाके पूंजीपतियों के लिए बहुत सस्ते दामों में काम कर सके। इसके बरक्स जो मॉडल वामपंथियों का है और सोशलिस्टों का है, वो है कि आप मूलभूत जो सुविधाएं जनता को देनी चाहिए उसको सुदृढ़ करेंगे। यानी शिक्षा में, जैसा आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने भी एक मॉडल दिल्ली में लाया था कि सरकारी स्कूलों को बहुत अच्छा करेंगे। और मुझे लगता है कि अनिल जी यहाँ पर हैं, कॉमन स्कूल सिस्टम की मांग वामपंथियों ने बहुत सालों से कर रखी है, और उनका नारा भी था कि राष्ट्रपति की हो संतान या हो भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। तो ये अगर कॉमन स्कूल सिस्टम ले आते हैं तेजस्वी यादव, तो ये तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। उसी तरह से अगर सरकारी व्यवस्था को, अस्पताल को ठीक कर देते हैं, और वो हेल्थ मिनिस्टर भी रहे थे तेजस्वी प्रसाद यादव, और तो बहुत क्रांतिकारी कदम होगा। इन सब कदमों से पूंजीपतियों का कोई लाभ नहीं होता है।
जब सरकार पैसा खर्च करती है तो आप प्राइवेट डॉक्टर्स को उसका फायदा नहीं मिलेगा। जो कॉरपोरेट अस्पताल बन रहे हैं, पटना में मेदांता को जमीन दी नीतीश कुमार ने, और वो जयप्रकाश नारायण की पत्नी जयप्रभा के नाम पे वो अस्पताल था, उसको जमीन को दे दिया इन्होंने कॉरपोरेट अस्पताल को। तो ये तमाम जो चीजें हैं, इनकी नीतियां हैं, उनके विपरीत वामपंथी और सोशलिस्ट काम करते हैं। तो उससे तो नाराजगी है ही, और मुझे लगता है कि इमीडिएट यही है कि 1050 एकड़ जमीन अडानी की वापस करना पड़ेगा उनको। जी जी आशीष जी, अब हम अंतिम टिप्पणी के लिए अनीश जी के पास चलते हैं। अनीश जी, ये तो अब देखिए पोल पट्टी खुल गई कि हम इतना सस्ता डाटा दे रहे हैं कि एक कप चाय में भी आप ले लीजिए डाटा और आप फ्री में ज्ञान भी प्राप्त कीजिए कि पंडित नेहरू का पूरा खानदान कैसे मुसलमान था और इस तरीके की सारी चीजें, और आप रील बना करके आप पैसा भी कमाइए। और उसके लिए क्या किया इन्होंने साहब, तो जो सरकारी उपक्रम था BSNL, उसको तबाह कर दिया। उसके सारे संसाधनों पर अपने कारपोरेट मित्र के को अपना दे दिया, वो उस पर तांडव करता रहा। और माने पहली बार कोई प्रधानमंत्री किसी प्राइवेट कंपनी का विधिवत विज्ञापन किया, जियो का विज्ञापन किया बैठ करके, तो सारी चीजें पोल पट्टी खुल गई। तो क्या इनको ये भय सता रहा है कि बिहार का यह जो संदेश है, बिहार से 14 तारीख को जो संदेश निकल के आएगा पंडित नेहरू के अपने जन्मदिन पर, तो वो जो पंडित नेहरू का भूत इन्होंने खड़ा कर रखा है वो सब ध्वस्त होकर के, और इनकी लुटिया ही गुंड नहीं होगी, बल्कि हमको तो ऐसा लगता है कि इनके लिए तिहाड़ बिहाड़ का रास्ता भी सीधे सीधे खुल जाएगा। क्या इसी कारण तो इनकी बौखलाहट नहीं है? आप उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल तिवारी जी, आपने सही कहा। अभी दोनों दिन है, अनिल जी ने और आशीष जी ने ठोस उदाहरण देके बताया, स्कूल एजुकेशन से लेके स्वास्थ्य में। मूलतः बौखलाहट की वजह है कि अंबानी अडानी की पीछे की जो सैद्धांतिकी थी, जो थियोरेटिकल बेसिस था उनके बने रहने का, वो पहली बार उस पर क्रैक दिखा। वो इस वजह से, देखिए बिहार जब से ये भाजपा और नीतीश की सरकार आई, वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज की प्रयोग स्थली बनी थी। और एनडीए की सफलता सबसे बड़ी थी कि वो खुलेआम एक नौधनाट वर्ग के लिए काम करती थी, पूंजीपतियों के लिए वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट लाती थी, और उसके लिए एक सामाजिक समर्थन भी जुटा लेती थी, अति पिछड़ों या महिलाओं या महादलितों के नाम से। तो ये 20 साल तक ये टिक गया, लेकिन उसकी पूरी सैद्धांतिकी यही थी कि मार्केट फोर्स, इससे राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं, इकोनॉमी मार्केट फोर्सेस देखेंगे, मतलब पूंजीपति लोग देखेंगे। इसीलिए आप देखिए कि जो आशीष जी ने जिक्र किया कि 1000 एकड़ की जमीन वो 1 रुपये में दे रहे हैं या मेदांता को दे रहे हैं। अब ये जो चुनाव, भाजपा सरकार को, मतलब एनडीए सरकार को भी घोषणाएं करनी पड़ रही है कि राज्य हस्तक्षेप करके करेगा, और इस मामले में महागठबंधन ने कुछ ऐसा कर दिया है जो हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जिस समाजवाद की तरफ बात की गई है, उसके कुछ प्रारंभिक संकेत जैसे कुछ थोड़े बहुत बस संकेत से दिख रहे हैं। तो अंबानी अडानी को पता है कि अगर एक बार ये मॉडल सक्सेसफुल हुआ बिहार का, तो ये मांग तो दूसरे राज्यों में उठे, और इसलिए ये अंबानी अडानी की बौखलाहट है तिवारी जी, और अंबानी अडानी के गुमाश्ता होने के कारण, कारिंदा होने के कारण मोदी जी की बौखलाहट स्वाभाविक। तो ये तो हम देख रहे हैं कि जो इनकी आशंका थी, जो इनका भय है, अगर ये डरते हैं तो ये वामपंथी और सामाजिक आंदोलनों से डरते हैं, समाजवादी कार्यक्रमों से डरते हैं। और अब इनका स्पष्ट है कि यह जो तेजस्वी है या जो नई फौज जो आई है अपने उत्तर प्रदेश में, चाहे अखिलेश हो चाहे बिहार के तेजस्वी हो, ये लोग अपने पिताजी से डिफरेंट है। उनके पिताजी के समय की राजनीति दूसरी थी, उस समय का इक्वेशन समीकरण दूसरा था। ये लोग तपे तपाए नए लड़के हैं, नई जनरेशन है, और नए तरीके से सोचते हैं, और नए नए प्रयोग करने, या जो प्रयोग ऑलरेडी फलीभूत हो चुका है उस पर नए सिरे से लौटने का इनमें जज्बा है, जज्बात है।
और ऐसा लग रहा है कि अब इनको स्पष्ट है कि बिहार से तो इनका झोला बस्ता उठ ही जाएगा, उठ ही गया है लगभग, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। जो इनके पास एक टूटी फूटी फिगर थी भी, उसको भी इन लोगों ने अपने से ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया, और नीतीश को इन लोगों ने स्वयं इतना बेइज्जत किया, इतना छेड़त किया कि आज की तारीख में तो अब अगर चाहें तो भी नीतीश को ये फिर नहीं खड़ा सकते जनता के सामने। और इनके पास और कोई दूसरा चेहरा है नहीं। जो चेहरा दिए वो पता चला कि आज की तारीख तक सच तो ये है कि इन सारे लोगों को चुनाव के बाद भी या चुनाव के दौरान भी, अगर चुनाव, अब इनका एकमात्र है कि चुनाव आयोग ही इनका रक्षक फिलहाल बना हुआ है, और नहीं तो आज की तारीख में भी अगर चुनाव आयोग कायदे से काम कर दे तो इनके अधिकांश नेता का पर्चा खारिज हो जाएगा। खारिज नहीं होगा, वो लोग जेल की सलाखों में होंगे। और इतना ही नहीं है कि ये चुनाव होने के बाद भी इन सारे लोगों को जेल की सलाखों में होना ही होना है। अब ये मैं तो कहूंगा कि नरेंद्र मोदी खुद, उनका पर्चा बनारस का ये जो इस बार का पर्चा था, वो पर्चा आधा अधूरा पर्चा है, उस आधार पर उनका चुनाव कैंसिल होना चाहिए। और उसके साथ जिस तरीके से वोट चोरी का मामला हो रहा है, हम तो बनारस को देख रहे हैं, अपने बूथ को हम देख रहे हैं कि ये बालिका विद्यालय का बूथ था उनका, मैं तो वहां पर पूरी उनकी गतिविधियां देखा, वहां पर भी ये चुनाव जीते नहीं जबरदस्ती। तो हमको लग रहा है कि अब इनको ये लग रहा है कि बिहार से तो उठेगा ही उठेगा। अब आगे वाला जो दिन है, इनके दुर्दिन की शुरुआत होने जा रही है, शायद यही बौखलाहट है। और उस बौखलाहट में अनाप शनाप कहने के तो ये लोग अभ्यस्त से दस्त है, वही कारण है इनकी बौखलाहट। अब देखिए इनकी बौखलाहट और कहां तक जाती है। अब तो समय सब चला गया,